हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि पूरा कंसेप्ट और सही अप्रोच भी क्लियर हो जाए। तो नोटबुक एंड पेन रेडी रखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसमें से कौन से एग्जांपल में बॉडी को हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो देखो, बॉडी कब पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है पहले तो वो समझो। जब भी ऑब्जेक्ट के साइज की कंपेयर में ऑब्जेक्ट ने काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया है, तब हम मानते हैं कि बॉडी जो है वो कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम बात करते हैं कार की, ठीक है। तो कार की साइज जो भी वोटेवर जो भी हो कुछ मीटर में ही होगा, ठीक है। अब मानो कि उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर की कंपेयर में कार जो है वो कैसे माना जाएगा, वो एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह माना जाएगा, ठीक है। जब डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज मच मच ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब हम मानते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये। तो पहले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। ओके, तो टू स्टेशन पे अगर जा रही है रेलवे, तो क्या आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो? तो मैं कहूंगा कि यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो भी दो स्टेशन के बीच में जो भी दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस होगा, सीधी सी बात है वो किलोमीटर में होगा। और रेलवे जो ट्रेन है उसका जो साइज है वो कैसा होने वाला है, वो मीटर में होने वाला है। तो जो भी दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस की कंपेयर में उसका साइज काफी छोटा होगा, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर? तो पहले में आएगा यस। दूसरे में हमें ऐसा कह रहा है कि मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ मैन। एक मंकी जो है वो मैन के ऊपर बैठा हुआ है, साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रहा है। अब आप थोड़ा सा ऐसा सोचो कि आप ऊपर से देख रहे हो कोई सर्कुलर ट्रैक को, और ये जो स्मूथली जा रहा है, सर स्मूथली जो है वो साइकिलिंग हो रही है। तो स्मूथली सर्कुलर ट्रैक पे घूमने के लिए सीधी सी बात है, सर्कल काफी बड़ा बनाना पड़ेगा। सर्कल काफी बड़ा है, आप ऊपर से देख रहे हो, तो मंकी आपको कैसा लगेगा, ऊपर से देखने पॉइंट साइज लगेगी कि नहीं लगेगी? तो यहाँ पे भी बी वाले में भी आपका आंसर जो है वो होगा यस, कि मंकी जो है आपको कैसा लगने वाला है, पॉइंट साइज लगने वाला है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें सी वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें ऐसा दे रखा है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखो, एक चीज समझना, जब भी वो शार्पली क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है और स्पिन हो रहा है, तो अब आप ऐसा समझो ना, कोई भी चीज पॉइंट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक है। अब ये पॉइंट रोटेट हो रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते हो। मतलब कि मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ आपको कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, वो अगर रोटेट हो रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते। यहाँ पे हमें ऐसा बोला है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, तो अगर आप क्रिकेट बॉल को स्पिन होता हुआ दिख रहे हो तो वो आपके लिए सीधी सी बात है पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे नो। अगर स्पिन नहीं होता तो फिर भी एक बार के लिए हम समझ में आ भी जाए, बट यहाँ पे तो स्पिन हो रहा है तो ये होगा नहीं। क्लियर? फिर डी वाले में अगर हम बात करें, तो डी में टम्बलिंग अ बीकर दैट हैज शिफ्ट ऑफ द एज ऑफ टेबल। ओके, बीकर जो है टेबल से स्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है ना, बीकर के साइज की कंपेयर में टेबल का जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बीकर अगर गिर रहा है तो बीकर ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहले दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बाकी के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसा दे रखा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल और टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा दे रखा है कि दो चिल्ड्रन है ए एंड बी, और वो स्कूल ओ से उसके घर जो ए का घर जो है पी है, बी का घर जो है वो है क्यू। स्कूल जो है वो ओ पे दे रखा है। तो हमें कुछ करेक्ट एंट्रीज जो है यहाँ पे हमें देखनी है। तो पहले में हमें ऐसा दे रखा है, ए ओब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ओब्लिक ए। मतलब कौन स्कूल से नजदीक रह रहा है। तो आप देखोगे तो ए का जो घर है वो है पी एंड बी का जो घर है वो है क्यू। तो ओ से नजदीक कौन है? ओ से यहाँ पे मैं चला तो पहले मुझे पी मिला ना,
तो क्या है, ए लिव्स, यहाँ पे क्या आएगा, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्लियर। फिर हमें वो बताना है स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, कौन कौन से पहले स्कूल से स्टार्ट किया। तो किसने पहले स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ए जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद, यहाँ पे टाइम दे रखा है ना, कुछ टाइम बाद बी स्टार्ट कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है कुछ ऐसा बनेगा, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। फिर कौन फास्ट वॉक कर रहा है, तो देखो सीधी सी बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि बी का स्लोप जो है वो ज्यादा है। क्लियर। तो बी का स्लोप जो है वो ज्यादा है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि बी जो है वो फास्टर है किससे, कंपेयर टू ए। बी वर्क्स फास्टर देन ए। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा बी वर्क्स फास्टर देन ए। फिर डी वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो डी वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो देखो ये क्वेश्चन में ना एक्चुअली ग्राफ से देखा जाए तो मानो कि ए जो है वो यहाँ पे कुछ पहुंच रहा है, ग्राफ को अगर मैं इंटरसेक्ट कराऊं, बी जो है वो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो वैसे देखा जाए तो सेम टाइम पे वो पहुंच रहे हैं नहीं है, बट आप एनसीईआरटी में आंसर चेक करोगे तो आपको वहां पे ऐसा मिलेगा कि सेम टाइम पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे ना ग्राफ को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ग्राफ को ऐसे करेक्ट करेंगे कि इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर देना। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर देना। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, या तो आंसर में मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो ग्राफ बनाने में मिस्टेक है। क्लियर। तो हम यहाँ पे अगर आपको एनसीईआरटी जैसा आंसर करना हो तो ऐसा मानना कि भाई ये ग्राफ यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक दे रखा था, थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के से सेम टाइम पे ही खत्म कर रहे हैं। क्लियर। तो अभी हम आंसर एनसीईआरटी जैसा रखे तो सेम टाइम पे, कब सेम टाइम पे कर रहे हैं, जब हम ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जो हमें दे रखा नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर। तो एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है वहां पे। फिर ई वाले क्वेश्चन की बात करें तो कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हमें डायरेक्ट ग्राफ देख के पता चल रहा है कि बी जो है वो क्या कर रहा है, ए को ओवरटेक कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, वंस। ठीक है, तो बी जो है ओवरटेक ए, यहाँ पे हम ट्वाइस को मिटा देंगे, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। क्लियर। बी जो है वो ओवरटेक कर रहा है ए को एक बार। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी जैसा कुछ है नहीं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। ओके, एक वुमन है जो उसके घर से 9 बजे निकल रही है, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। और वो कितने की स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाता भी हूँ भाई, इसका घर है वुमन का, मानो कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे उसका ऑफिस है। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.5 किलोमीटर दे रखा है, यस और नो। ठीक है, अब वो कितने बजे निकल रही है, घर से निकल रही है वो एग्जैक्ट 9 बजे। और उसकी जो स्पीड दे रखी है अपने को, ये स्पीड जो है वो कौन सी स्पीड है, वो होम टू ऑफिस जाने की स्पीड है, वो है अपनी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें ऐसा दे रखा है, स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक वो ऑफिस रहती है, एंड रिटर्न होम बाय ऑटो विथ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ग्राफ तो बना के ही रखा है, बट हम थोड़ा सा कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं कि वो कितनी देर में पहले तो वो ऑफिस पहुंचेगी, कितने बजे तक रुकेगी, और वापस से कब घर आएगी। ठीक है, तो सपोज कि घर एंड ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, उसकी स्पीड 5 है। तो अगर मैं लिखूं स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो। तो डिस्टेंस इज 2.5 एंड स्पीड इज 5। तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो है वो आएगा यहाँ से 0.5 आवर हुआ। 0.5 आवर तो मिनट कितना हुआ, 30 मिनट। तो वो 30 मिनट में कहाँ पे पहुंचेगी, 30 मिनट में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, उसके ऑफिस पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे डी पॉइंट यानी कि उसका घर है, घर से निकल रही है 9 बजे, तो 30 मिनट में अगर ऑफिस पहुंच रही है तो कितने बजे ऑफिस पहुंचेगी, 9:30 को ऑफिस पहुंचेगी। तो यहाँ पे ये आपको एक लाइन जो है वो दिख रही होगी, ऐसे ऊपर की तरफ जो है आपको एक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है ये जो है यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है, वो कौन सा लाइन है, जो वो ऑफिस तक जा रही है।
30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाएगी। अब हमें बोला है कि वो 5 बजे तक ऑफिस रुक रही है, तो अब ऑफिस तो वहीं की वहीं है, तो 5 बजे तक अगर ऑफिस रुक रही है तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रेट बनेगा, यस और नो। ठीक है, तो 5 बजे तक ऑफिस रुक रही है, अब वापस से घर आएगी, तो घर आएगी तो सीधी सी बात है, अब घर दूर तो नहीं चला गया होगा, उसका डिस्टेंस तो 2.5 किलोमीटर ही रहा होगा, तो डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर ही है। अब उसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम हमें फाइंड करना है, और उसकी स्पीड कितनी है भाई, देखो जाने के टाइम उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, अब वापस आने के टाइम उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्पीड, दूसरी स्पीड कौन सी, ऑफिस से घर आने की स्पीड, जो कितनी दे रखी है मुझे, 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यस और नो। ठीक है, तो मुझे ये स्पीड जो है वो दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां से अगर मैं टाइम को फाइंड करूं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा ना, ऑफिस या तो घर दूर थोड़ी चला जाएगा, ये तो उतना का उतना ही है, और ये कितना आ गया 25। तो इसको सोल्व करने पे आंसर जो है वो कितना मिलेगा, इसको सोल्व आप जब करोगे तो पहले तो आंसर जो आपको आवर में मिलेगा, और अब जब मिनट में कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है वो 6 मिनट आंसर आएगा, कितना आएगा 6 मिनट इसको सोल्व करने पे। तो 5 बजे अगर वो ऑफिस से निकली है तो घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 5:06 पे वो कहां पर पहुंच जाएगी, घर पे पहुंच जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 5:06 पे वो घर पहुंच रही है, तो अभी आप क्या करोगे, ऑफिस से ये कव को नीचे की तरफ लोगे ऐसे, और 5:06 तक आप घर पे पहुंचा दोगे। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, followed again 5 step forward and 3 step backward and so on. Each step is 1 meter long and require 1 second. Plot position time graph of his motion. Determine graphically or otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. Okay, जो भी 13 मीटर दूर एक पीट है उसमें वो कितनी देर में गिर जाएगा वो हमें देखना है। देखो पहला सेंटेंस जो है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि 5 स्टेप जो है वो कैसा जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो, एंड 3 स्टेप कैसा आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर का है, और टाइम कितना लगाएगा उस टाइम पे, t इज इक्वल टू होगा 5 सेकेंड, हाँ कि ना। तो अगर मैं पहले ग्राफ देखो तो आप यहाँ पे साथ साथ ग्राफ को भी देखते रहना। तो यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, ये जो है वो आपका ग्राफ है, ये 0 से लेके 5 तक। क्लियर, तो 0 से लेके 5 तक टाइम भी 5 एंड डिस्टेंस भी 5। अब क्या कर रहा है वो, 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है, तो 5 मीटर ट्रैवल करने पे 3 स्टेप बैकवर्ड आओ तो वापस से आप कहां पे पहुंच जाओगे, अभी आपका पोजीशन कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। ठीक है भाई, 5 आगे गए 3 पीछे है, तो आपका पोजीशन 2 हो गया। अब टाइम तो आगे ही बढ़ता है ना, 5 + 3 टाइम कितना हो जाएगा 8। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका कहां पे मिलने वाला है आपको, 8,2 पे। अब 8 जो है वो आपका टाइम है, देखो उसमें तो 5 ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हमें कहां तक देखना है, 13 सेकेंड तक देखना है। अब 2 पे आप थे, अब आप 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हो, 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 2 पे 5 को फॉरवर्ड लेके जाए तो आप कहां पे पहुंचोगे, आपका पोजीशन कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब 7 में 3 स्टेप बैकवर्ड आना है, तो 3 उसमें से माइनस कर दो तो वापस से क्या आ जाएगा 4, एंड टाइम कितना लगेगा अभी, तो अभी वापस से 3 सेकंड लगे होंगे आपको पीछे आने में, तो 13 सेकंड तक पहुंचे थे, तो अभी सेकंड कितनी लगेगी, 16 सेकंड लगेगी। क्लियर, अब 16 सेकंड हो जाने के बाद 16 के बाद वापस आप 5 स्टेप फॉरवर्ड जाओगे, तो आप 4 पे हो, 4 में 5 को ऐड करोगे तो होगा 9। टाइम आगे बढ़ता जाएगा, पोजीशन ऊपर नीचे होता जाएगा। तो ऐसे सब सेट करके देखोगे तो लास्ट में 13 मिनट पे आप देखोगे तो आपका जो टाइम होगा वो कितना होने वाला है, 37 सेकंड होने वाला है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको होमवर्क में मैथमेटिकली ट्राई कर लेना। ये यहाँ पे ग्राफिकली आपको दे रखा है, डिस्टेंस पहले 5, फिर 3 माइनस करोगे 2, फिर वापस से 5 ऐड करोगे 7, वापस से 3 माइनस करोगे 4, ऐसे करना है, टाइम आगे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ ऐसा दे रखा है, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रोट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कुछ दे रखा है 200 मीटर, एंड उसकी जो स्पीड हमें दे रखी है, जिसको मैं यू बोल देता हूँ, 126 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है।
डिस्टेंस 200 मीटर है। व्हाट इज द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाउ लॉन्ग, व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ कार, मतलब कि हमें एक तो रिटार्डेशन फाइंड करना है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दूसरा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप। ओके, तो मतलब कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग मींस कि हमें टाइम भी फाइंड करना है। तो अब देखो स्टॉप हो रहा है तो सीधी सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसका 126 है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कैसे सोल्व करना चाहिए क्वेश्चन को? यस, हमें यहाँ पे लगाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले तो ये किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो हमें पता है क्या करते हैं हम, 126 इंटू 5/18। तो इसको 5/18 से सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। यस और नो? ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन मतलब पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही हुआ आपका। फाइनल जो है वो 0 है, इनिशियल जो है वो है 35, एंड टाइम जो आपको लग रहा है वो दे रखा नहीं है। ओके, टाइम जो है हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अभी नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि हमें एस दे रखा है, राइट। तो एस दे रखा है तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लगा देते हैं 2as। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं दे रखा है ना, इसलिए अगर टाइम दे रखा होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे। तो u माइनस v इज 0, u इज 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a तो हमें फाइंड करना है और s जो है वो है 200। तो अगर मैं a इज इक्वल टू लिखूँ तो क्या आएगा, -35 इंटू 35 डिवाइड बाई क्या होने वाला है, 2 इंटू 200। यस और नो? आप इसको पूरा सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पे आपका आंसर जो है वो कुछ आने वाला है -3 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने नियरली कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आएगा -3 मीटर पर सेकेंड, ये नियरली वैल्यू है। अब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन जो है वो इसका पॉजिटिव होता है। रिटार्डेशन का मतलब यही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आंसर जो है रिटार्डेशन जो होगा उसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मैं टाइम भी फाइंड करने को बोला है, तो टाइम के लिए तो मैं डायरेक्ट जो मेरे पास एक्सेलरेशन आया है उसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35 डिवाइड बाई जो भी एक्सेलरेशन आया है 3। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो नियरली 11 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आए, आंसर जो कुछ 11.4 सेकेंड जितना होगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो एक इक्वेशन ऑफ मोशन का इजी सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे हमें ऐसा दे रखा है, अ प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड। एक प्लेयर जो है वो बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है विथ इनिशियल स्पीड। हमें इनिशियल स्पीड v0 दे रखा है 29.4 मीटर पर सेकेंड। What is the direction of acceleration during upward motion of the ball? ओके, तो अपवर्ड मोशन में आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा? देखो अपवर्ड मोशन हो कि डाउनवर्ड हो, जब भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहता है? यस, वो डाउनवर्ड ही रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन होगा, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये था आपका ए वाला क्वेश्चन का आंसर, जो एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। अब बी वाले में क्या दे रखा है, बी वाले में हमें दे रखा है व्हाट आर दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, अब जब भी बॉल ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जो है कितना हो जाता है, 0। यस और नो? तभी 0 होगा तभी तो वो नीचे आने की स्टार्ट करेगा, तो वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं सी वाले क्वेश्चन की, सी वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें चूज करना है इफ x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ बॉल एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो ये चीज ना यहाँ पे पकड़ना जैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। ठीक है, इसका पूरा कंसेप्ट है ये। डाउनवर्ड डायरेक्शन जब आप पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो आपका 0 यहाँ पे होगा, और ये नीचे वाला डायरेक्शन जो आपने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो ना, तो याद रखना आपका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, ए आपका पॉजिटिव होता है, याद रखना ये चीज।
ठीक है। जब भी एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, आपका मोशन अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड, आपका एक्सेलरेशन कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है। इसके पीछे का काफी डिटेल में कंसेप्ट है, अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है। अब अपवर्ड मोशन हो कि डाउनवर्ड मोशन, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन जो है वो बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या क्या बताना है, तो हमें यहाँ पे अपवर्ड मोशन के लिए अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन बताना है। तो जैसा मैंने आपको कहा, अपवर्ड मोशन हो कि डाउनवर्ड मोशन हो, आपका एक्सेलरेशन तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब अपवर्ड मोशन होगी, डाउनवर्ड मोशन, आप एक चीज समझो, कोई बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से कोई बॉल ऊपर जा रहा है, घूमेगा तो यही स्केल में ना, ठीक है। तो ये स्केल में तो सारे नंबर पॉजिटिव ही है, तो उसका पोजीशन भी कैसा होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। पोजीशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखो, अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो डाउनवर्ड मोशन में स्पीड इंक्रीज होगा, यस और नो, मतलब उसका पोजीशन। अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो मानो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो डाउनवर्ड मोशन में जब मैं जाता हूं और मानो कि मैं यहाँ पे 5 तक पहुंच गया हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ डाउनवर्ड के लिए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया। अब यही स्केल में अगर मैं अपवर्ड मोशन में जाऊं, तो मानो कि मैं 5 से बॉल को थ्रो कर रहा हूं और 0 तक जा रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 5। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी आप, ये ना एक इन डिटेल कंसेप्ट है, जब भी आपने नीचे वाली स्केल को एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो आपका एक्सेलरेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। पोजीशन डिपेंड करता है कि आप बॉल को कैसे थ्रो कर रहे हो। स्केल के ऊपर जा रहा है तो आंसर में भी चेंज भी हो जाए, ठीक है। अभी मैंने ऐसा माना है कि बॉल स्केल के ऊपर जा रहा नहीं है, इसलिए मेरा पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है। वेलोसिटी की बात करें तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखोगे तो डाउनवर्ड मोशन के लिए नंबर इंक्रीज ही हो रहे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अपवर्ड मोशन की बात करें तो अपवर्ड मोशन में आप ऊपर की तरफ जब जाओगे तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 माइनस कुछ भी पॉजिटिव नंबर करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर आएगा, तो आपकी वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे साइन होगा आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे डी ऑप्शन में, डी में हमें क्या दे रखा है, देखो तो डी में हमें कुछ यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। अब एक तो हाइट फाइंड करना है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग रिटर्न, मतलब कि टोटल टाइम फाइंड करना है। तो ऊपर जाने का टाइम फाइंड कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नीचे आने का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे का डायरेक्ट टाइम आपको मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमें ऐसा दे रखा था कि वो 29.4 मीटर से थ्रो हो रहा है, ठीक है, जो हमें इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है। अब हमें पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी होने वाली है 0, यस और नो। तो अब मुझे एच फाइंड करना है, मतलब कि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम दे रखा नहीं है, तो वापस से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as, यस और नो। एस यानी अपना क्या हुआ, हाइट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं तो v जो है मेरे पास 0 है एंड वी नॉट जो है वो कितना है 29.4, तो मेरा v जो है वो 0 है और ये है 29.4 का स्क्वायर। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो कितना बोला है, 9.8 लेने को बोला, क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू 9.8 जो है ये आपका एस यानी क्या हुआ आपका एच। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा। तो यहाँ पे जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे आपको आंसर जो है वो कुछ मिलने वाला है 44 जितना, कितना मिलने वाला है 44, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ कैलकुलेटर में करके, आप थोड़ा सा इसको क्या कर लेना कि ओरली सोल्व करने की ट्राई करना, भाई आप टाइम ना जाए ज्यादा, इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो मेरा हाइट जो है मुझे मिलेगा 44 मीटर। अब हाइट तो मिल गया मुझे, अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो टाइम के लिए मैं कर देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हाँ कि ना, ठीक है। तो v इज 0, वी नोट यहाँ पे u या तो वी नोट जो भी आप लिखो, तो ये अपने पास है 29.4
जी की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 9.8 और ये टी जो है हमें फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू जो है वो कितना आने वाला है 29.4 डिवाइड बाई 9.8। इसको सोल्व करने पे मुझे ये नियरली ऊपर 30 दिख रहा है, नीचे 10 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड सिर्फ ऊपर जाने का टाइम आया है, जिसको मैं T1 बोल देता हूँ। तो ऊपर एंड नीचे दोनों का टाइम जो अगर हम देखें, ऊपर एंड नीचे दोनों का टाइम, तो 2 into 3 करना पड़ेगा, तो अपना आंसर कितना आएगा 6 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 6 सेकेंड। क्लियर। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे होने वाला है 6 सेकेंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो 4 मार्क का आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो कुछ ऐसा दे रखा है, मैं ये रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ट्रू है कि फॉल्स है हमें बताना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड, स्पीड जीरो है, एट एन इंस्टेंट may हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या कभी ऐसा हो सकता है 1D मोशन में कि स्पीड जीरो फिर भी एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो? तो हाँ भाई, हो सकता है। कब ऐसा हो सकता है? जब भी आप कोई बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, तो जब भी वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड जो है वो कैसा हो जाएगा, स्पीड जो है जीरो हो जाएगा। बट तब उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, तब उसका एक्सेलरेशन जो है कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वेलोसिटी जीरो तब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरे क्वेश्चन में मैं ऐसा दे रखा है बी वाले में, विथ जीरो स्पीड may हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। तो क्या जीरो स्पीड पे नॉन जीरो वेलोसिटी क्या कभी पॉसिबल है? तो ये स्टेटमेंट जो है कैसा हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट पता चल ही जाएगा कि ये कैसा है, फॉल्स। क्यों भाई, वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है। तो अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो तो कभी वेलोसिटी नॉट जीरो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, एफ। थर्ड में हमें दे रखा है, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो यस, जब स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला यही होता है ना, v माइनस यू बाई टी। तो अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो ये भी और ये v एंड u दोनों सेम हो गए, तो v माइनस यू कैसा हो जाएगा, जीरो। तो कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है ट्रू। फिर डी वाला क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो क्या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पे ऐसा जरूरी है कि स्पीडिंग अप ही हो रही हो? तो ये जो है यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों? अब देखो, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीडिंग अप ही हो। मैंने आपको बताया एग्जांपल नंबर, इससे पहले जो हमने किया 6 वाला, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब आप नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, इसमें आप अपवर्ड मोशन करो कि डाउनवर्ड मोशन करो, आपका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही रहता है ना। तो अपवर्ड मोशन की बात करोगे तो स्पीड तो डिक्रीज हो रही होगी, तो स्पीड डिक्रीज है फिर भी एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड अप ही हो रहा हो। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो काफी लेंथी क्वेश्चन है, उसको मैं ये पूरे एक ही वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 30 मिनट चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आगे जाए तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो यहाँ पे हमें ऐसा बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय पार्टिकल ओवर ए सेम इंटरवल। ओके, हमें डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेम इंटरवल। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वह आपको यहाँ पे सिंपल बताना था। हमें पता है डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो आपको जो अब 11th में हो तो आपको ये मैं मान के चलता हूँ कि एकदम इजीली आपको आइडिया आ ही जाएगा। क्लियर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको बता देने हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस मतलब हुआ टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है। बी वाले में हमें ऐसा दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ
एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमें बोला है, तो वापस से सेम ही होगा भाई, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लिखते हैं वही किसके लिए लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड स्पीड यानी क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? तो जो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, जो भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, वही स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस में आप कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब यहां पे हमें आगे और भी बोला है कि सो इन बोथ ए एंड बी, दोनों में, दैट दिस सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू फर्स्ट। ओके, तो ये आप सिंपल कोई भी एग्जांपल से कंसिडर कर सकते हो कि भाई आप कोई भी, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें आप कोई अलग अलग पॉइंट करो, ए बी सी। अब यहाँ पे आप ओ से मूव हो रहे हो, बी ओ से जा रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो, तो कहीं पे भी रुक के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके आप ये चीज को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जो हमने थियरी जब किया होता है तब हमने ये चीज डिस्कस ऑलरेडी कर रही होती है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं 11th के लेवल पे। ठीक है, चलो वापस से, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो, बट इसके ऊपर मैं वापस से, जैसे मैंने 8th क्वेश्चन छोड़ा था, ऐसे ही मैं 10th को भी अभी स्किप करूंगा और इसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो दूंगा। क्या बोला है, अ मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड इज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, और स्पीड भी हमें दे रखी है। वहां पे जाके पता चलता है कि मार्केट जो क्लोज है, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक home with speed of 7.5 km per hour. What is magnitude of average velocity and average speed over the interval of time 0 to 30 minutes, 0 to 50 minutes and 0 to 30, 50 and 40 में हमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ढूंढनी है। तो ये टाइम के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लोगे। 0 से 30 में उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। 0 to 50 में उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सेम 40 के लिए भी। ठीक है, आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाए। मतलब ये इतना इजी, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना 8th क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो तो कर सकते हो, बट मैं इसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि इन एक्सरसाइज 9 and 10 वी हैव केयरफुली डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमें पता चल गया कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा जो डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में होता है वही डिफरेंस आप स्पीड एंड वेलोसिटी में लिख सकते हो। नो सच डिफरेंस इज नेसेसरली व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसमें डिफरेंस है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, काफी छोटा डिस्टेंस। यस और नो? अब छोटे डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है एंड डिस्टेंस भी वही होता है। यस और नो? तो आपने भी एनसीईआरटी में, जब एनसीईआरटी जब हमने कवर करवाई है तो आपने समझा होगा कि कोई भी टीचर ने आपको करवाई है या मैंने आपको करवाई है, आपने ये चीज एक ऑब्जर्व की होगी। आप एवरेज स्पीड पढ़ते हो, एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हो, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पढ़ते। क्यों भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप डायरेक्शन दे दो तो। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग आ सकता है, बट इंस्टेंटेनियस मतलब काफी छोटे इंटरवल की बात है। छोटे इंटरवल में डिस्टेंस हो कि डिस्प्लेसमेंट हो, बात तो एक ही हुई ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड को अलग अलग नहीं डिस्कस करते क्योंकि छोटी वैल्यू पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता जाता रहता है। क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं, हमें रीजन के साथ बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन को। ठीक है, विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंटेड वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। वन डायमेंशनल मोशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो हमें डिस्कस करना है। देखो पहला ग्राफ जो है आपको दे रखा है, तो पहले ग्राफ में आप ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ ऐसे दे रखा है, कुछ इस टाइप से आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, पहला ग्राफ जो है वोट एवर जो भी हो इस टाइप का।
तो मैं कह रहा हूं कि ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? वन डायमेंशनल मोशन में कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे आपको एक ही पोजीशन मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तब देखोगे ये एक टाइम के लिए मुझे दो पोजीशन मिल रहा है। ये 1D में तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, वन डायमेंशनल मतलब कि अब एक टाइम पे एक ही पोजीशन होगा। टाइम इंक्रीज होने पे पोजीशन जो है या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, बट सेम टाइम पे दो पोजीशन कैसे पॉसिबल है 1D मोशन में? तो 1D मोशन में तो ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दो पोजीशन दिखा रहा है इसलिए। चलो फिर अगर बी वाले में जाते तो बी वाले में भी सेम ही, मानो कि मैं टाइम की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट कर लूं तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक ही टाइम पे मुझे ऊपर भी एक वेलोसिटी मिल रहा है, नीचे भी वेलोसिटी मिल रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो? तो ये भी ग्राफ 1D मोशन को रिप्रेजेंट करता नहीं है। ठीक है, ए भी नहीं करता है, बी भी नहीं करता है। फिर सी वाले ग्राफ में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? ये देखो इन लोगों ने स्पीड को यहाँ पे नेगेटिव कर रखा है। ठीक है, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। स्पीड तो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं है। क्लियर? और आप ऐसा भी मान सकते हो यहाँ पे कि भाई आपको कर्व टाइप ग्राफ नहीं मिलना चाहिए इस टाइप का। क्लियर? तो ये 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं है। डी वाले ग्राफ में हमें दे रखा है टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस एंड टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ पे कैसे दे रखा है भाई? पहले जो है वो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल पाथ लेंथ थोड़ी कभी डिक्रीज होता है, वो तो इंक्रीज ही होता है या तो रुक जाता है। ठीक है, मतलब या तो आपका ग्राफ ऐसे आके रुक जाना चाहिए, बट ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं होता है 1D में, तो ये भी ग्राफ नहीं है। इन चारों में से दिखाई दे रहे हैं कोई भी ग्राफ 1D मोशन के ग्राफ है नहीं। क्लियर? चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है फिगर शोज दी एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एक्सटी प्लॉट दे रखा है वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल का। इज करेक्ट टू से दैट, हमें यहाँ पे बोला है कि क्या हम करेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो सकता है ऑन पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन 0? ठीक है, तो अगर नहीं तो सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हमें ये ग्राफ के लिए बताना है। तो t लेस देन 0 मतलब क्या हुआ? ये t लेस देन 0 मतलब आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो t लेस देन 0 पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मूव हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये मूव नहीं हो रहा है। t लेस देन 0 के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कैसा है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ये कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। तो ये हमें जो बोल रखा है वो तो करेक्ट नहीं है, नो हम कहेंगे भाई आपने जो कंडीशन दिया है टेक्स्ट बुक ने वो सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी इसको देना है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो है t लेस देन 0 के लिए मूव नहीं कर रहा है, ये कैसा है? रेस्ट पे है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, फिर t ग्रेटर देन 0 के लिए, t की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तब वो कुछ पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है। तो देखो यहाँ पे नो डाउट हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप ग्राफ देख के ऐसा कह सकते हैं कि कैसा कर्व टाइप ग्राफ है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हम डायरेक्ट हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये ग्राफ का नेचर पैराबोला है बट उसका पाथ पैराबोला होगा, ये बोलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मतलब उनके बारे में हम इन डिटेल नहीं बोल सकते ना। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, नो डाउट। ये क्या इंडिकेट करता है? पैराबोला। पैराबोला जो है वो ग्राफ का नेचर है। और ये क्या इंडिकेट करता है? टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो पैराबोलिक पाथ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो पाथ तो उसका कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो ये यहाँ पे जो दे रखा है वो कैसा है? गलत है। और t लेस देन 0 के लिए वो रेस्ट पे है एंड t ग्रेटर देन 0 के लिए उसका जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ऐसा दे रखा है पुलिस व्हेन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ स्पीड ऑफ 30 km/h फायर्स अ बुलेट एट हिज कार स्पीड अवे इन द direction with speed of 192 km/h. If muzzle speed of bullet is 150 m/s, with what speed does the bullet hits the head's car? ओके, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है? अगर हम थोड़ा सा डेटा बनाए तो डेटा में अपने को यहाँ पे ऐसा दे रखा है, एक पुलिस वान है
जिसकी स्पीड, पुलिस की जो वैन है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, यस और नो। वो बुलेट फायर कर रहे हैं चोर की कार पे, चोर की कार की जो स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी जो स्पीड हमें दे रखी है वो दे रखी है 92 किलोमीटर पर आवर, मतलब काफी तेजी से चल रहा है। अब बुलेट फायर किया तो उसमें मजल स्पीड जो है, बुलेट का जो स्पीड आया है, बुलेट स्पीड वो आया है 150 मीटर पर सेकेंड। कितना आया है? 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स थिप्स कार, कौन सी स्पीड पे बुलेट जो है वो हिट करेगी कार पे। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या करता हूँ पता है, जो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट यहाँ पे कैसे लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर पाए। तो पहले तो मैं इसको अगर 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखो तो हमें पता है 30 इंटू क्या आता है 5/18 हम कर देते हैं। 5/18 करने पे ये मिल जाएगा मुझे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में मिलेगा तो ये कितना मिलने वाला है 5/18 करने पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर में करूँ तो ये कितना आने वाला है, देखो इसको अगर कर दे तो ये कितना आएगा 15, इसको कर दे तो कितना आ जाएगा 9, यस और नो। ठीक है, वापस से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो ऊपर जो है वो क्या आने वाला है 25/3 मीटर पर सेकंड। अब नीचे वाले को ऐसे ही 192 को सोल्व करोगे, 192 को सोल्व करने पे 5/18 से अगर मैं करूँ तो 5/18 18 से कट होगा और आंसर जो है वो मिलेगा मुझे 160/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर। अब एक चीज समझना, आपकी बुलेट जो है वो पुलिस की कार से जो है वो फायर हो रही है, ये सुन लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मानो कि आप चीज आप स्टेशनरी रख के कोई चीज को थ्रो करो एंड भाग के कोई चीज को थ्रो करो, तो भाग के थ्रो करने पे वो चीज की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हाँ कि ना। ठीक है, तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि पुलिस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और बुलेट जो है उसकी स्पीड जो है वो है 150। तो अगर मुझे बुलेट का, जब मूविंग कार में से बुलेट फायर होगा और बुलेट का रिलेटिव स्पीड मुझे फाइंड करना हो तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूं ऐड। क्यों भाई, मैं वही समझा रहा हूं आपको कि जब आप रेस्ट पे कोई चीज को थ्रो करते हो तो कम दूर जाएगा, भाग के थ्रो करते हो तो ज्यादा दूर जाएगा, मतलब उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तो जब भी पुलिस कार में से बुलेट फायर करेगी तो जो कार की स्पीड होगी एंड बुलेट की स्पीड होगी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर को हमने इसलिए पहले से ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, जो था 25/3 प्लस ये जो है मुझे कितना मिला है 150। इसको सोल्व करने पे कितना होगा 475, हाँ कि ना, डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये किसका आया है, बुलेट का रिलेटिव, मतलब कि जो नेट स्पीड हो ना बुलेट का वो आया है। अब अगर रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें अगर हम रिलेटिव मोशन की, तो रिलेटिव मोशन में बात करें तो बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, चोर की कार जो है वो भी आगे की तरफ जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट अगर आपको बताओ तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जब भी फाइंड करनी होती है तो जो भी सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूँ तो बुलेट की जो स्पीड है उसमें से मैं VT को अगर मैं सबट्रैक्ट करूँ तो ये आता है 475/3 माइनस, इसको अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, इसको सबट्रैक्ट करने पे मेरे पास क्या आंसर मिलने वाला है, VT कितना दे रखा है मुझे, वो दे रखा है मुझे 160/3। जिसको सोल्व करने पे आपको आंसर जो कितना मिलता है, इसको अब अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो ये तो नीचे 3 रहेगा और ये कितना आ जाएगा 315, ये और नो। इसको वापस से अगर हम कट करते तो ये आता है 105 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 105 मीटर पर सेकेंड से बुलेट जो है वो हिट कर रहा होगा चोर की कार पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जब आप मूविंग से थ्रो किया तो मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया, फिर बुलेट की स्पीड जो डायरेक्शन में जा रही है बुलेट एंड चोर की कार जिस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मैंने वहां पे माइनस किया तो मुझे आंसर जो है मिल गया 105 मीटर पर सेकेंड। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम डिस्कस करते हैं 15। तो 15 में हमें कुछ सुटेबल कंडीशन बतानी है, फिजिकल सिचुएशन हमें के लिए, नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है उसके लिए कुछ सुटेबल कंडीशन बतानी है। तो पहले में आप देखो तो पहले आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसे है, पहले ये रेस्ट पे है, सडनली मूव हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, वापस से रेस्ट हो गया। तो इसके लिए आपको सुटेबल कंडीशन, आपको देखो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको जो कंडीशन का उससे आपका कंडीशन कुछ अलग आ जाए, क्योंकि ये ग्राफ एक से ज्यादा कंडीशन भी दिखा सकता है। ठीक है, तो पहले ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, तो पहले में ऐसा पता चलता है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है ना पहले रेस्ट पे था, क्यों, क्योंकि उसका टाइम के साथ पोजीशन जो है चेंज हो रहा नहीं है।
तो पहले रेस्ट पे है, फिर सडनली अपने फोर्स लगाया, उसका पोजीशन चेंज हुआ, कहीं पे टकरा के उसका डायरेक्शन चेंज हुआ और वो रेस्ट पे हो गया। मैं कैसा हूं कि भाई मानो कि आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल पहले रेस्ट पे है, आपने उसके किक लगाया तो उसका पोजीशन क्विकली चेंज हुआ, फिर वॉल पे टकरा के वो वापस आ गया, यस और नो, ठीक है। तो वॉल पे टकरा के जब वो वापस आ गया है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वापस से वो रेस्ट पे हो गया, तो आपको फुटबॉल को किक मारने वाला सिचुएशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्लियर, पहले ग्राफ में। दूसरे ग्राफ में हमें क्या दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप देख सकते हो, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी जो है वो कम हो रहा है, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ऐसा कब होता है, आपने कोई बॉल को थ्रो किया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कोई बॉल को थ्रो किया, जैसे कि मैंने कोई बॉल को थ्रो किया, तो जब भी वो डाउनवर्ड मोशन करेगा वापस अप आएगा तो उसकी वेलोसिटी पहले की कंपेयर में कम हो गई होगी। तो यहाँ पे आप बॉल का अप एंड डाउन मोशन को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर सी वाला क्वेश्चन, सी में क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, तो भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है आपको कुछ ऐसे दे रखा है, पहले जो है एक्सेलरेशन टोटली जीरो है, सडनली एक्सेलरेशन आया, नेगेटिव आया, मतलब चेंज हुआ एंड वापस से जीरो हो गया, मतलब सडनली एक हमें कुछ एक पीक मिला। तो ऐसा कब होता है कि जब भी मानो कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ, तो जब भी बॉलर जो है वो बॉल को थ्रो करता है, बैटर ने उसको हिट किया, तो बैट पे जब लगता है तो उसका एक्सेलरेशन सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो ये बॉल एंड बैट की स्ट्राइक होने वाली कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आप यहाँ पे ऐसे तीनों में आपके हिसाब से ऐसे रीजन लिख सकते हो। क्लियर, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, और एक चीज की, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थियरेटिकल जो भी क्वेश्चन है, बाकी मैथमेटिकली तो हमने लिखा ही है, थियरेटिकल क्वेश्चन का सारा का सॉल्यूशन आपको मैं भेज दूंगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, फिगर गिव्स एक्सटी प्लॉट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 में इन डिटेल। हमें साइन बताना है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, 1.2 एंड -1.2 सेकेंड पे। क्लियर, तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे पोजीशन x, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का याद रखना फॉर्मूला जो होता है ना, ये चैप्टर नंबर 3 में आप स्टडी करोगे, वो होता है -ω²x। आपको अभी के लिए ऐसा याद रखना, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। तो x का जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन जो है वो आपका किसका होने वाला है, a का होने वाला है। पहले हमें देखना है t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में आप देखोगे तो 0.3 सेकेंड मतलब 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से लेस होगा, तो 0.3 यहाँ पे कहीं पे है, तो 0.3 यहाँ पे कहीं पे, इसका पोजीशन कैसा आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। पोजीशन नेगेटिव है मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, टाइम पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्स आपका पोजीशन नेगेटिव है, ये पोजीशन जो है वो आपका नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। क्लियर, तो 0.3 के लिए पोजीशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, पोजीशन नेगेटिव है, टाइम पॉजिटिव है ना यहाँ पे, प्लस 0.3 सेकेंड, तो आपका वेलोसिटी नेगेटिव होगा एंड एक्सेलरेशन जो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड के लिए, तो 1.2 मतलब कि 1 से ग्रेटर मानो कि यहाँ पे कहीं पे 1.2 हो रहा है, तो 1.2 के लिए आपका x कैसा है, पॉजिटिव है, तो x जो है वो है पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव है तो v भी कैसा होगा, v भी पॉजिटिव होगा ना, ये सीधी सी बात है ना भाई, x पॉजिटिव। अब v का फॉर्मूला क्या आता है, x/t, हाँ कि ना, t भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो v कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो a कैसा होगा, नेगेटिव। ये SHM में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 में, एक्सेलरेशन वाला। एक्स एंड वी का आपको यहाँ से डायरेक्ट आइडिया आएगा। एक्सेलरेशन के लिए आपको याद रखना है कि आपका पोजीशन जो होता है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर, अभी अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड में हमें -1.2 दे रखा है, ध्यान से समझना, -1.2 यहाँ पे कहीं पे मानो कि है, तो -1.2 पे आपका पोजीशन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, पोजीशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब v इज इक्वल टू होता है x/t, तो ऊपर भी नेगेटिव, x नेगेटिव है, टाइम भी तो नेगेटिव है, हाँ कि ना, तो नीचे भी नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो x नेगेटिव, v पॉजिटिव एंड a जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। चलो, तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो
इजी सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फिगर गिव्स xt प्लॉट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन इन फिगर, इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड कहाँ पे ग्रेटर है भाई? जहां पे स्लोप ग्रेटर होता है वहां पे स्पीड जो है वो ग्रेटर होता है, यस और नो? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे आपका इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट, तो जहां पे स्लोप ग्रेटर वहां पे स्पीड जो है स्पीड की बात कर रहे हैं, याद रखना स्पीड की, ठीक है। और कहाँ पे लीस्ट है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ का स्लोप कुछ ऐसा आएगा, यहाँ का स्लोप भी कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ का अगर आप स्लोप देखोगे तो कुछ ऐसा मिलता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे आप स्पीड के बारे में? क्या कहोगे? हमें यहाँ पे पहले स्पीड पूछा है। स्पीड यानी पहले तो याद रखना, स्पीड यानी क्या होता है? स्पीड यानी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप अगर नेगेटिव आएगा वो हम कंसिडर करने वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड सबसे ग्रेटेस्ट किस में है? स्पीड सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो है 3 में, क्लियर? क्योंकि उसका स्लोप कैसा है? सबसे ज्यादा है, भले ही नेगेटिव है बट स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो स्लोप सबसे ज्यादा जो है वो 3 का है। कम से कम किस में? कम से कम जो है वो है 1 में, तो लीस्ट जो है 1 में है, ग्रेटेस्ट जो है वो किस में है? 3 में। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी जहां पे आपका पोजीशन पॉजिटिव तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे आपका एवरेज जो भी आपका पोजीशन है वो नेगेटिव है, तो आपका वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो पहले इंटरवल में पॉजिटिव, दूसरे इंटरवल में पॉजिटिव है, तीसरे इंटरवल में कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्लियर? तो यहाँ पे आपका स्पीड ग्रेटेस्ट 3rd में है, कम से कम 1 में है, ओके। एंड सबसे एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसका साइन 1st एंड 2nd में पॉजिटिव, 3rd में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। चलो, तो अब लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन मूविंग अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर shown in which interval is the average acceleration greatest in magnitude। कौन से इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है? तो यहाँ पे हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, वापस से स्लोप फाइंड करोगे वो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करो तो यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे लाइन ऐसा है, सबसे टिल्टेड लाइन जो है, और डी में तो कुछ ऐसे फ्लैट लाइन मिल रहा है 3rd वाले में। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है? 2nd वाले का आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड जो है किसका होगा? ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड जो है वो होने वाला है 2। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट? तो स्पीड ग्रेटेस्ट किस में है? तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं इसको टच करूं तो स्पीड ग्रेटेस्ट किस में होगा? डी में होगा कि नहीं होगी? क्योंकि बी का स्पीड यहाँ पे है और पहले का स्पीड यहाँ पे है, तो स्पीड ग्रेटेस्ट जो है वो 3rd इंटरवल में है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट जो है वो 3rd इंटरवल में है, ओके। choosing the positive direction as a constant direction of motion, give the sign of v and a 3 इंटरवल, तीनों ही इंटरवल में v एंड a का साइन बताना है। 1, 2 एंड 3 तीनों ही इंटरवल में v एंड a का साइन बताना है। तो देखो v का साइन जो है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि v का साइन, अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा जा रहा है ऊपर, v का साइन तो मैं बोल रहा हूँ कि सब में पॉजिटिव ही, क्यों? क्योंकि स्पीड सब में पॉजिटिव है ना, तो v का साइन तो कैसा मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलने वाला है। a जो है वो डिपेंड करेगा आपके स्लोप पे, तो पहले ग्राफ का स्लोप देखोगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, दूसरे ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव है, हाँ कि ना? एंड तीसरा ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो 0 है, बट अभी मैं इसको लिख देता हूँ पॉजिटिव। तो आपको v एंड a का साइन कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है। v जो है तीनों में पॉजिटिव होगा, a जो है वो 2nd में नेगेटिव एंड बाकी के 2 में पॉजिटिव। What are the acceleration at point A, B, C and D? तो A, B, C and D पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो A पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, B पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, C पॉइंट यहाँ पे है एंड D पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे ही पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है ना वो 0 है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप A पे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट का डायरेक्शन जो है स्लोप का डायरेक्शन होगा। तो सारे ही पॉइंट पे टेंजेंट, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।